करते हैं दोस्तों आपके सामने, पीतल, फ्यूज तार और कांसा जो है वो किससे दोस्तों मिलकर बना होता है। आपकी दोस्तों क्लास 9 10th की एनसीईआरटी में 4 मिश्र धातु लिखी हुई है, पीतल, फ्यूज तार, कांसा और सोल्डर लिखा हुआ है, सोल्डर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये 4 दोस्तों लिखी हुई है। सोल्डर तो मतलब आपके टाका। ठीक है, ये चारों वहां पर लिखी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, एक ही पैराग्राफ के अंदर चारों की बात की गई, पीतल, फ्यूज तार, कांसा और सोल्डर। आप दोस्तों चारों के बारे में नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर पूछूं दोस्तों आपसे, पीतल दोस्तों किससे बनता है, अरे पीतल बनता है पिताजी से। ठीक है, ता फोर आपके तामा और जय फोर क्या होता है, जिंक होता है ना। पीतल बनता है पिताजी से, तो Cu प्लस Zn होता है पीतल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके फ्यूज तार पूछूं आपसे, फ्यूज तार और फ्यूज तार और आपके सोल्डर जो है ये किससे बनता है, आपके बेल्डिंग करने के जो काम आता है, सोल्डर टाका बोलते हैं जिसको आपके, वो सोल्डर पूछो किससे बनता है, तो Pb प्लस Sn से बनता है। मतलब दोस्तों आपके लेड प्लस लिखना, लेड प्लस टिन से बनता है, यह है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों कांसा पूछूं आपसे, कांसा दोस्तों आपके सामने, कांसा पूछो तो ब्रॉन्ज पूछूं आपसे, लिखिए साथ ही किससे बनता है, ये दोस्तों आपके Cu प्लस Sn से बनता है, कॉपर प्लस टिन से बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में 4 मिश्र धातु लिखी हुई है, वो चारों मैंने लिखा दिया आपको, पीतल, फ्यूज तार, कांसा और सोल्डर से टाका जो है एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परमाणु सिद्धांत के जनक कौन दोस्तों आपके, अरे फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कौन सा, और डॉल्टन साहब जो है ये परमाणु सिद्धांत के जनक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कौन है, डॉल्टन साहब है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का दोस्तों नाम क्या है। ठीक है, याद करो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन, जे थॉमसन साहब जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले। ठीक है, वहीं दोस्तों प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन, आपके गोल्डस्टीन जो है वो प्रोटॉन की खोज करने वाले। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन सो, चैडविक साहब जो है यह न्यूट्रॉन की खोज करने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों सवाल पूछूं यहां पर आपके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश है, ऋणावेश। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश। ठीक है, और न्यूट्रॉन के ऊपर आपके, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, ये उदासीन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज कौन से मॉडल से होती है आपके, तो प्लम पुडिंग मॉडल से। किससे, प्लम पुडिंग मॉडल जो है उससे खोज किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। खोज करने वाले कौन सो, थॉमसन साहब खोज करने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नाभिक की खोज करने वाले कौन दोस्तों आपके, अच्छा नाभिक की खोज पूछूं आपसे करने वाले कौन दोस्तों आपके, रदरफोर्ड साहब जो है यह नाभिक की खोज करने वाले। ठीक है, तो नाभिक की खोज करने वाले कौन सो, न्यूक्लियस की खोज करने वाले कौन, रदरफोर्ड सो, और नाभिक के ऊपर इन्होंने कौन सा आवेश बताया, धनावेश। ठीक है, तो नाभिक के ऊपर धनावेश बताने वाले कौन थे, वो भी रदरफोर्ड थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर साथियों आपसे यहां पर यह पूछ लूं दोस्तों आपसे कि परमाणु धनावेशित गोला है, यह कहने वाले कौन दोस्तों, यह कहने वाला कौन, थॉमसन। लिख लो दोस्तों, अगर कभी सवाल पूछूं आपसे कि परमाणु जो है ये परमाणु जो है ये धनावेशित गोला है, धनावेशित गोला है, यह कहने वाले कौन थे, तो परमाणु धनावेशित गोला है, यह कहने वाले कौन थे, जे थॉमसन थे। यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है, यह सवाल एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परमाणु धनावेशित गोला ये कहने वाले जे थॉमसन का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके नाभिक के ऊपर धनावेश होता है, ये कहने वाले कौन थे, रदरफोर्ड कहने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाभिक पूछूं आपसे, ये दोस्तों परमाणु हो गया और यहां दोस्तों नाभिक हो गया, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी आप जानते हो। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोस्तों यहां पर होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन दोस्तों होते हैं, आपके सिलेबस में दोस्तों अलग से समस्थानिक और संभारिक अलग से लिखे हुए हैं। ठीक है, क्लास 9 10th की जो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उतना ही दोस्तों पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट, कोई दोस्तों अपना ज्ञान नहीं झाड़ रहा, जो सवाल एनसीईआरटी के अंदर वही सवाल आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए ध्यान से आपको सवालों को देखना है और दिल पर आपके चेहरे पर मुस्कान और कमेंट बॉक्स में केवल मुझे दिल दिखाई देना चाहिए। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन के समस्त
समस्थानिक कौन दोस्तों, है ना, ठीक है। समस्थानिक पूछूं आपसे, जिनका दोस्तों परमाणु क्रमांक समान होता है उन्हें बोलते समस्थानिक, ठीक है। जिनका दोस्तों जेड समान होता है उन्हें बोलते समस्थानिक, ठीक है। देखिए 1H1 दोस्तों, 1H2 और 1H3, ठीक है, ये तीन इसके समस्थानिक हो गए। सो नीचे होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। सो नीचे परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर होता है परमाणु भार, ठीक है। अगर नीचे वाला समान होगा तो समस्थानिक होगा, ठीक है। अगर दोस्तों ऊपर वाला समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो समभारिक हो जाएगा, ठीक है। यहां पर नीचे वाला समान है तो इसलिए क्या हो गया है, ये समस्थानिक हो गया है ना। अगर पूछूं आपसे, सो 1H1 पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम कहते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं दोस्तों आपके ड्यूटेरियम, क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं हम लोग ड्यूटेरियम, है ना। और इसको बोलते हैं रसगुल्ला ट्रीटियम, क्या बोलते हैं, ट्रीटियम, है ना। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम आप नोट कर लेना, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ये तीन इसके समस्थानिक है, ठीक है। कभी दोस्तों सवाल पूछे ना आपसे कि तो भारी जल बनाने में किसका यूज होता है आपके, तो भारी जल बनाने में भारी जल बनाने में जो है सो D2O के बनाने में किसका होता है, ड्यूटेरियम का यूज भारी जल बनाने में होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों इनमें से कौन सा आइसोटॉप आपके सो रेडियो एक्टिव होता है, सो इनमें दोस्तों आपके ट्रीटियम आइसोटॉप जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं आपके आइसोटॉप कहते हैं इसको इंग्लिश में, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल हो गए, है ना। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का दोस्तों उपयोग करते हैं, आपके दोस्तों बुक के अंदर आपके 3-4 दोस्तों समस्थानिक का उपयोग जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो एक दोस्तों लिखा हुआ है कौन सा, आपके आयोडीन 131 लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। वहीं दोस्तों एक लिखा हुआ आपके यूरेनियम 235 जो है यह भी लिखा हुआ है, ठीक है। और एक साथियों लिखा हुआ है कौन सा, आपके एक लिखा हुआ है कोबाल्ट 60 जो है यह भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीन आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। आयोडीन 131 पूछूं आपसे, सो घेंगा रोग पूछे आपसे, गलगंड दोस्तों, गलगंड या घेंगा रोग जो सो गलगंड या फिर घेंगा रोग जो है इसके उपचार में किसका, इसके उपचार में जो है आयोडीन 131 गले संबंधित रोग होता है, आयोडीन का इसको यूज उसमें करते हैं, ठीक है। यूरेनियम 235 पूछूं आपसे, दोस्तों नाभिकीय भट्टी में पूछूं आपसे, दोस्तों नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका करते हैं, नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम जो है इसका यूज करते हैं, कौन सा, 235 नंबर वाला यूज करते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों कोबाल्ट 60 पूछूं आपसे, सामान्य कैंसर के उपचार में किसका, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कभी सवाल दोस्तों पूछ ले आपसे, आर्सेनिक दोस्तों 74 जो है उसका दोस्तों यूज कहां करते हैं, ब्रेन ट्यूमर में करते हैं, ठीक है। बाकी ये तीन एनसीईआरटी में लिख रहे हैं तो तीनों आपको यहां पर ध्यान रखने हैं ना। सर्वाधिक भेदन क्षमता किस दोस्तों किरण की होती है, आपके मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर पूछूं आपसे किस दोस्तों रेंज की होती है आपके, सो अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम भेदन क्षमता तो किसकी होती है आपके, तो अल्फा से अधिक बीटा की दोस्तों आपके, और सर्वाधिक किसकी, गामा की। सो गामा की जो है वो सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। सो गामा की सर्वाधिक क्या होती है, भेदन क्षमता होती है, ठीक है। वहीं दोस्तों अल्फा का मतलब क्या होता है, 2He4 दोस्तों अल्फा का मतलब होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। ठोस द्रव, ठोस द्रव, सो ठोस इसको द्रव करना, ठीक है। ठोस द्रव और गैस में अणुओं के मध्य दूरी, आकर्षण, संपीड़िता और गतिज ऊर्जा किसमें सर्वाधिक दोस्तों होती है, आपके दोस्तों पदार्थ चैप्टर लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में ये 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं पदार्थ के अंदर। हम दोस्तों इसको एक साथ लिख लेते हैं, ध्यान से देखना, निश्चित सवाल जो एग्जाम में बन सकता है। देखिए यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है सॉलिड, सॉलिड लिखिए, यहां पर लिखिए आप लोग लिक्विड लिख दीजिएगा, और यहां पर लिख दीजिए गैस, ठीक है। देखो पहला पॉइंट दोस्तों आपके, इनके बीच अगर सवाल पूछूं आपसे कि सो अणुओं के मध्य दूरी पूछे आपसे कि अणुओं के मध्य दूरी जो है वो कहां सर्वाधिक, सो अणुओं के मध्य दूरी पूछूं आपसे कहां सर्वाधिक है, सो अगर दोस्तों मैं ऐसे बढ़ता हूं तो अणुओं के मध्य क्या होती है, सो दूरी बढ़ती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं ऐसे बढ़ूंगा तो सर्वाधिक अणुओं के मध्य दूरी कहां पर होती है, गैस के अंदर होती है। यहां दोस्तों अणु दूर दूर होते हैं, कहां पर, गैस के अंदर, यहां अणु पास पास होते हैं, ठीक है। यहां दोस्तों मध्यम स्टेज होता है, ठीक है। तो सबसे पास यहां पर होते हैं अणु और सबसे दूर यहां पर होते हैं, तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है अणुओं के मध्य दूरी का, ठीक है। सेकंड दोस्तों अट्रैक्शन फोर्स पूछूं आपसे, सो आकर्षण बल पूछे आपसे, जहां पर दोस्तों दूरी अधिक होंगी वहां पर दोस्तों बल कम होगा, ठीक है। अरे जहां दोस्तों दूरी अधिक होंगी, आपके दो दिलों के मध्य दूरी अधिक होंगी, वहां दोस्तों अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा रसगुल्ला, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं ऐसे बढ़ूंगा तो क्या होगा, तो आपके अट्रैक्शन
अट्रैक्शन फोर्स जो है ये कम हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इसमें मेरी बात को। जहां दो दिलों के मध्य दूरी अधिक होंगी वहां दोस्तों अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे कम यहां पर होगा, सबसे अधिक दोस्तों यहां पर होने वाला है, ध्यान रखिए, ठीक है। थर्ड पूछूं आपसे, कहां पर दोस्तों आपके गतिज ऊर्जा पूछे आपसे, कहां दोस्तों अधिक होने वाली है आपके सो, तो अगर मैं दोस्तों ऐसे बढ़ूंगा तो क्या होगा सो, गतिज ऊर्जा से अधिक होने वाली है, यह आपको नोट करना है, ठीक है। जहां पर दोस्तों फोर्स कम होगा वहां पर दोस्तों गति अधिक होने वाली है। तो अगर मैं ऐसे बढ़ूंगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपके बढ़ने वाली है, अणुओं के मध्य जो गति होती है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि यहां पर दोस्तों अणु आपके फ्री है, यहां पर दोस्तों अणु आपके मजबूत किसके अंदर, बल के अंदर है, इसलिए वो गति नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बढ़ूंगा तो सर्वाधिक गतिज ऊर्जा कहां पर होगी, गैस के अंदर होगी, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे, यहीं पर तो पूछूं आपसे, विसरण पूछे आपसे, विसरण कहां सर्वाधिक होना, विसरण मतलब फैलना, ठीक है। विसरण मतलब आपके गर्म सूप की आपके सुगंध का फैलना होता है विसरण, ठीक है। विसरण मतलब फैलना होता है। अगर मैं ऐसे भरूंगा तो आपके विसरण भरने वाला, विसरण भरने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब दोस्तों अगर मैं ऐसे भरूंगा तो आपके अरे गैस की स्मेल दोस्तों अधिक दिखाई, अधिक अधिक हमें महसूस होती है ना, वही दोस्तों विसरण का मतलब है। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो कहां दोस्तों अधिक फैला जाएगा, जहां पर अधिक फैला जाएगा, क्योंकि यहां पर अणुओं के मध्य दूरी कम है, इसलिए विसरण गैस के अंदर सर्वाधिक होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों एक पॉइंट्स और लिखिए आपके, संपीड़िता अगर पूछे आपसे, संपीड़िता पूछूं आपसे, कंप्रेशन से पूछे आपसे, तो यहां पर सर्वाधिक होने वाला है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। गैस में आपके संपीड़ित से अधिक होने वाली है। एलपीजी दोस्तों गैस को हम सिलेंडर में भरते हैं तो वो दबकर लिक्विड फॉर्म आ जाती है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो गैस को सर्वाधिक दबा पाएंगे, अरे जहां पर दोस्तों अणुओं के मध्य दूरी अधिक होगी वहीं दोस्तों कंप्रेस अधिक कर पाएंगे। यहां रसगुल्ला दूरी है ही नहीं उनके बीच में दोस्तों, आपके ये पहले दोस्तों कंप्रेस हुआ पड़ा है, तो कंप्रेशन कहां पर अधिक होगा, यहां पर अधिक होगा। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक बार दिल भेज दो कमेंट बॉक्स के अंदर और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल का आंसर हो गया, देखिए मध्य दूरी हो गई, आकर्षण बल हो गया, संपीड़िता हो गया दोस्तों आपके, और गतिज ऊर्जा हो गया। एक मैंने अलग से आपको विसरण या फिर डिफ्यूजन जो है यह भी मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। 100% दोस्तों मान लीजिए आपके एग्जाम में 100% जो है यह सवाल आने वाला, इसको ध्यान रखना कि ठोस का सीधे दोस्तों आपके गैस में परिवर्तन जो होता है वो रसगुल्ला क्या दोस्तों कहलाता है आपके। देखो ठोस का दोस्तों द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, और द्रव का आपके ठोस के अंदर, ये सारे परिवर्तन आपसे पूछता रहता है एग्जाम वाला, क्या दोस्तों कहलाता है, ठीक है। एक बार दोस्तों डायग्राम देख लीजिए आप, यहां पर एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, मैं इसके हिंदी वर्ड आपको यहीं पर लिख दूंगा, ठीक है। देखिए यहां पर दोस्तों कौन आपके, यहां पर हो गया द्रव, ठीक है, लिक्विड दोस्तों यहां पर हो गया द्रव, है ना। यहां पर दोस्तों गैस हो गया, मतलब दोस्तों यहां पर मान लीजिए आप भाप हो गई, है ना। और यहां पर दोस्तों आपके आइस हो गया, मतलब दोस्तों बर्फ जो है, ठोस जो है वो यहां पर हो गई, ठीक है। देखिए सबसे पहला दोस्तों पॉइंट यहां पर दोस्तों आपके, अगर दोस्तों मैं आपके ठोस को दोस्तों, अगर मैं आपके अगर ठोस को दोस्तों मैं सीधा करना आपके, अगर ठोस को मैं अगर गला दूं तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, ठीक है। अरे दोस्तों आपके अगर दोस्तों आपके बर्फ को गलाऊंगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, रसगुल्ला। तो अगर मैं ठोस से दोस्तों, ठोस से मुझे अगर द्रव चाहिए तो क्या चाहिए, मुझे मेल्ट करना पड़ेगा, उसको दोस्तों गलाना पड़ेगा, आपको नोट करना है। तो गलाना पूछूं आपसे, गलाना पूछे आपसे क्या होगा, तो ठोस का द्रव में कन्वर्जेशन होना गलाना होता है, मेल्टिंग होना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ठोस का दोस्तों, ठोस का द्रव में कन्वर्जेशन क्या होता है, मेल्टिंग होता है, ठीक है। वही दोस्तों अगर मैं आपके इस दोस्तों द्रव को दोस्तों अगर मैं आपके फ्रीज कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। मतलब दोस्तों आपके द्रव का दोस्तों हिमीकरण जो होता है, द्रव का जो हिमीकरण होता है वो कहलाता है कि आपके वो सॉलिड बनता है, ठीक है। तो द्रव से ठोस में कन्वर्ट होना हिमीकरण होता है, ठीक है। और ठोस से दोस्तों, ठोस से आपके द्रव में कन्वर्ट होना क्या होता है आपके, ये गलना होता है, मेल्टिंग होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसको मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। वही दोस्तों लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट होना आपके, और पानी का दोस्तों भाप बनना क्या होता है आपके, वेपोराइजेशन होता है आपके छाप इसको बोलते हैं बाष्पीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाष्पीकरण बोलते हैं। पानी का भाप में कन्वर्ट होना क्या होता है, बाष्पीकरण होता है, ठीक है। वही दोस्तों अगर आपके पानी का दोस्तों भाप में कन्वर्ट होना बाष्पीकरण, ठीक है। और भाप का दोस्तों पानी बनना, बदलना क्या होता है आपके, वो होता है संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, क्या होता है, कंडेंसेशन या
संघनन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, अगर पूछूं आपसे कि दोस्तों ठोस का, तो ठोस का सीधे आपके गैस में कन्वर्ट दोस्तों होना, क्या ठोस का सीधे दोस्तों गैस में कन्वर्ट होना, वो होता है आपके ऊर्ध्वपातन, क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो ठोस का तो सीधे आपके गैस में कन्वर्ट होना ऊर्ध्वपातन होता है, आपको ध्यान रखना है, ये ऊर्ध्वपातन आपको नोट करना है, सब्लिमेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके गैस का दोस्तों सीधे कहते हैं, आपके गैस का सीधे ठोस में कन्वर्ट होना क्या होता है, ये डिपोजिशन होता है, निक्षेपण होता है, क्या होता है, निक्षेपण या फिर डिपोजिशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं दोस्तों इस डायग्राम को आपको एक बार दोस्तों लिखकर समझा रहा हूं दोस्तों, आपके देखिए 6 कंडीशन हो सकती है आपके सामने ना, कितनी कंडीशन, 6 कंडीशन हो सकती हैं, ये 6 की 6 आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आपके दोस्तों दिमाग में पानी, बर्फ और आपको भाप को ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर पूछूं आपसे भाई साहब सो, अगर सो पूछे आपसे ठोस को अगर सो मुझे आपके ठोस को मुझे अगर सो आपके गैस में ठोस को सो मुझे अगर आपके द्रव में कन्वर्ट करना है, ठोस को द्रव में कन्वर्ट करना है आपके, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको गलाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं गलन, ठीक है, इसको बोलते हैं मेल्टिंग करना, ठीक है। अरे बर्फ को पानी में मेल्ट करना पड़ता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके पूछे आपसे सो द्रव को सो पूछो आपसे सो पानी को आपके बर्फ में कन्वर्ट करना है आपके, तो मुझे जवाना पड़ेगा, मुझे हिमीकरण करना पड़ेगा, फ्रीजिंग करना पड़ेगा, हिमीकरण जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूछूं आपसे यही दोस्तों आपके कि द्रव का दोस्तों आपके द्रव का गैस में कन्वर्ट होना, क्या द्रव का गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है आपके, मतलब दोस्तों पानी का भाप बनना क्या होता है रसगुल्ला, वो आपके होता है आपके कौन सा, बाष्पीकरण होता है, वेपोराइजेशन होता है, ठीक है। तो पानी का भाप में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन या बाष्पीकरण हो गया, ठीक है। और वहीं दोस्तों गैस का पूछूं आपसे, गैस का द्रव में कन्वर्ट होना आपके, अरे भाप का किसमें आपके, भाप का पानी में कन्वर्ट होना क्या होता है आपके, इसको दोस्तों बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आपके संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश भी जरूर दोस्तों नोट करना है, कभी कभी दोस्तों हिंदी वाला जो है ना कोई और नाम दिया जाता है, पर इंग्लिश में इसका नाम वही रहेगा, क्या इसका तो कंडेंशन रहने वाला है, इसका वेपोराइजेशन रहने वाला है, इसका फ्रीजिंग रहने वाला है, इसका आपके मेल्टिंग रहने वाला है इंग्लिश में नाम, ठीक है। वहीं दोस्तों ठोस का आपके गैस में कन्वर्ट होना सीधा आपके, ये होता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, सबसे महत्वपूर्ण यही है दोस्तों ना, ऊर्ध्वपातन जो है सबसे महत्वपूर्ण आपको नोट करना है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों गैस का आपके ठोस में कन्वर्ट होना क्या होता है, गैस का ठोस में आपके कन्वर्ट होना, गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या आपके, अरे गैस का ठोस में कन्वर्ट होना क्या होता है, इसको बोलते हैं निक्षेपण कहते हैं, इसे बोलते हैं डिपोजिशन, क्या बोलते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है। यही दोस्तों ये बात, यही दोस्तों आपकी सारी बातें लिखी हुई थी, मैंने इसी को आपको इस फॉर्मेट में लिख दिया है। ठोस का द्रव में कन्वर्ट होना गलन हो गया, द्रव का ठोस में कन्वर्ट होना हिमीकरण हो गया ना, द्रव का गैस में कन्वर्ट होना बाष्पीकरण हो गया, गैस का द्रव में कन्वर्ट होना संघनन हो गया, ठोस का गैस में कन्वर्ट होना ऊर्ध्वपातन हो गया, गैस का ठोस में कन्वर्ट होना निक्षेपण या फिर डिपोजिशन हो गया, ठीक है। अगर कभी सवाल दोस्तों पूछो आपसे कि ठोस का सीधे दोस्तों गैस में कन्वर्ट दोस्तों होना क्या आपके इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इसको दोस्तों आपके ऊर्ध्वपातन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसके दोस्तों एग्जांपल पूछूं आपसे, अरे कपूर का जलना आपके, अरे कपूर को जलाओगे सीधा कपूर सीधा गैस बनती है, ठीक है, कपूर को जलाओगे सीधा गैस बन जाती है, तो कपूर का जलना आपके इसका दोस्तों एग्जांपल हो गया, ठीक है। वहीं दोस्तों पूछूं आपसे नेफ्थलीन से पूछूं आपसे, अरे दोस्तों टॉयलेट में जो आपके गोली पड़ी होती है ना, आपके व्हाइट गोली होती है, आपके नेफ्थलीन की जो गोलियां होती है, वो भी दोस्तों आपके सीधा दोस्तों आपके जो ठोस से आपके सीधा गैस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो कपूर, नेफ्थलीन दोस्तों और सोडियम आपके अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो है, ये इसके एग्जांपल है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल दोस्तों दम इसलिए दे रहा हूं मैं आपके सामने क्योंकि ये सवाल एग्जाम में 100% आने वाला है। ये 6 फॉर्मेट आपसे पूछेगा ही पूछेगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसलिए और महत्वपूर्ण दोस्तों होगा, 6 के 6 फॉर्मेट। फिर सुनो, ठोस का द्रव में गलन, द्रव का ठोस में हिमीकरण, द्रव का गैस में बाष्पीकरण, गैस का द्रव में संघनन, ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन, गैस का ठोस में निक्षेपण या डिपोजिशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूक्ष्म बर्फ पूछूं आपसे, सूक्ष्म बर्फ पूछे आपसे, इसको रसगुल्ला बोलते हैं आपके ड्राई आइस पूछूं आपसे, ये जो ठोस CO2 जो आपकी होती है, ठोस CO2 जो होती
है उसको बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। जब दोस्तों आपकी शादी होगी दोस्तों, उस समय जब दोस्तों आपकी और आपके पत्नी की जब एंट्री होगी, आपकी और आपकी पत्नी की दोस्तों एंट्री होती है, उस समय दोस्तों एक फोटो आपने देखोगे आपसे, यहाँ से बगल में दोस्तों आपके कुछ तो बादल उड़ते रहते हैं, आपके धुआं उड़ती रहती है ना, वो क्या होती है, वो आपके ठोस CO2 होती है, ठीक है। तो ठोस CO2 दोस्तों सीधे किस में कन्वर्ट होती है, आपके सीधे गैस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। यह भी दोस्तों उर्ध्वपातन है, क्या है, यह भी आपकी उर्ध्वपातन है। यह लाइन भी एनसीईआरटी में लिखी है कि ठोस CO2 का सीधे गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है, ये भी दोस्तों आपके, ये भी उर्ध्वपातन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठोस CO2 सीधा दोस्तों गैस में कन्वर्ट होती है, उर्ध्वपातन होता है, ये आपको नोट करना है ना। इसको ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। एलपीजी और सीएनजी दोस्तों इसका मुख्य विभव कौन सा है, अरे एलपीजी मतलब आपके, एलपीजी में होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, क्या होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन आपका एलपीजी, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके सीएनजी पूछूं आपसे, इसमें होता है मीथेन, क्या होता है, मीथेन, ठीक है। तो एलपीजी में होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, है ना, सीएनजी में होता है मीथेन रसगुल्ला, ठीक है। एलपीजी में दोस्तों प्रोपेन, हाँ अरे तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने देखा होगा रसगुल्ला, मैंने दोस्तों ये थोड़ी कहा कि आपने किया होगा। अब आप दोस्तों सिलेक्शन के बाद करोगे ये काम, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपकी वाइफ आपसे पूछे ना, क्या हो रहा है ये, तो उनको बताना कि उर्ध्वपातन हो रहा है, इसमें ठोस CO2 सीधा किसमें, गैस में कन्वर्ट हो रही है और ठंडी ठंडी हमें महसूस हो रही है, ठीक है। उसको समझाना दोस्तों, है ना, ये तुम्हारा काम है कि समझाओ उसको। एनसीईआरटी में लिख रहा है कि आपकी शादी वाले दिन जो आपके जो बादल बनते हैं, वो बादल कहां से बनते हैं, इसी से बनते हैं, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। लिखना एलपीजी प्रोपेन प्लस ब्यूटेन तो आपके, और सीएनजी मीथेन होता है, ठीक है। एलपीजी पूछे आपसे, सो गंध किसकी होती है, आपके इथाइल मरकेप्टोन की गंध होती है ना। एलपीजी से गंध कौन सी होती है, इथाइल मरकेप्टोन की गंध होती है। कभी सवाल से पूछू ना आपसे, क्या दोस्तों एलपीजी गंध युक्त होती है, नहीं रसगुल्ला, एलपीजी दोस्तों आपके गंध रहित होती है, पर हम उसमें ऊपर से गंध मिलाते हैं, क्योंकि विस्फोटक होती है आपके, ज्वलनशील होती है, इसलिए हम जो उसमें इथाइल मरकेप्टोन मिलाते हैं। अगर लीक हो रही है तो हमें पता लग जाएगा कि लीक हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, ठोस द्रव और गैस में सर्वाधिक विसरण पूछूं आपसे, अभी दोस्तों मैंने कहा था ना आपसे कि ठोस द्रव और गैस में आपके सर्वाधिक डिफ्यूजन कहां से होता है, आपके गैस में लिखना, गैस के अंदर आपके सर्वाधिक विसरण आपको नोट करना है, ठीक है। ठोस द्रव गैस में सर्वाधिक कहां पर, गैस के अंदर आपके गैस में डिफ्यूजन, गैस में काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये सारी संपीड़िता गैस के अंदर आपको ध्यान रखनी है,